हेलो एवरीवन। तो 7.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आज रिकॉर्ड किया गया 7 जनवरी की मॉर्निंग को रिक्टर स्केल पे। ये जो भूकंप है इसका एपीसेंटर नेपाल और तिब्बत का बॉर्डर रहा, लेकिन इसके झटके नेपाल तिब्बत के अलावा इंडिया में भी देखने को मिले। तो ये जानते हैं इस वीडियो में कितनी क्या कैजुअलिटीज़ हुई और क्यों अर्थक्वेक आता है और क्यों नेपाल में अक्सर हमें अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, उसके पीछे की ज्योग्राफी क्या है। 7.1 का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक का ये भूकंप रहा है, जो कि चाइना और नेपाल के बॉर्डर में आया है, क्योंकि जो तिब्बत है, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है, वो अभी चाइना के कंट्रोल में है। तो यहाँ पर जो लोबुशे माउंटेन्स हैं उसके पास, जो कि आपका खुम्बू ग्लेशियर के पास पड़ता है, वहाँ पर इसके ट्रेमर्स फील किए गए। लेकिन जो मेन इसका एपीसेंटर कंसिडर किया जा रहा है वो जिजांग है। अब एपीसेंटर क्या होता है भूकंप का? तो जहाँ पर भूकंप सबसे पहले आता है अर्थक्वेक, ठीक है, सबसे पहले वेव्स के फॉर्म में ये रिलीज़ होता है। तो जहाँ पर सबसे पहले हिट करता है, जो पॉइंट इसके जस्ट अबव होता है, इसी को भूकंप का एपीसेंटर कहा जाता है। ये जो पॉइंट होता है जहाँ से अर्थक्वेक वेव्स चलना स्टार्ट करती हैं, इसको भूकंप का फोकस या फिर हाइपोसेंटर बोला जाता है, ठीक है। और ये वेव्स के फॉर्म में ऐसे ट्रैवल करना शुरू करता है। तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ही जाएगा, सबसे पहले यहीं पे रिकॉर्ड होगा सीस्मोग्राफ पे। और ये इसी को बोलते हैं भूकंप का एपीसेंटर, जहाँ पे डैमेज सबसे ज़्यादा होता है। और कोई भी प्लेस जो जितना दूर होगा एपीसेंटर से, उसमें डैमेज उतना ही कम होगा। अब इसी वजह से इंडिया में उतना डैमेज नहीं हुआ जितना कि तिब्बत में हुआ, ठीक है। भूकंप का एपीसेंटर जैसे मैंने बताया जिजांग प्रोविंस है। इसमें जो बताया जा रहा है कि तकरीबन 50 लोग, लेकिन जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 100 कैजुअलिटीज़ का यहाँ पर डेटा आ चुका है। यानी कि तो मॉर्निंग में था, सुबह जब अर्ली मॉर्निंग भूकंप आया, लेकिन अभी तक इवनिंग तक 100 के अराउंड ये आंकड़ा पहुँच चुका है। द अर्थक्वेक अकर्ड एट अ डेप्थ ऑफ 10 किलोमीटर, यानी अर्थक्वेक ये सिर्फ 10 किलोमीटर की डेप्थ में ही आया। यानी इसको हम एक शैलो अर्थक्वेक कंसिडर कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू कि जो शैलो अर्थक्वेक होते हैं दे आर मोर डिस्ट्रक्टिव दैन द डीपर अर्थक्वेक, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं कि कोई अर्थक्वेक की वेव्स मान लेते हैं यहाँ से चलना शुरू करती हैं, तो वो जब तक वहाँ पहुँचेंगे तो उनका जो इंटेंसिटी है वो कम हो चुका होगा। लेकिन अगर जो शैलो है, नहीं उसकी डेप्थ उतनी नहीं है, तो डिस्ट्रक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी, दी क्वेक रिकॉर्डेड एट दिस टाइम, नहीं सुबह 6:35 में इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से इसको रिकॉर्ड किया गया। और जैसे ना होता है एपीसेंटर जिजांग है ये, ठीक है, जो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में आता है, नेपाल के बॉर्डर में। अब ये क्यों इतना प्रोन है अर्थक्वेक का, वो तो अभी हम देखेंगे, क्या प्लेट बाउंड्री सारी चीज़ें हैं। और द ट्रेमर्स वॉज स्ट्रांगली फेल्ट इन बिहार, बंगाल और ईस्टर्न यूपी, और थोड़ा सा बहुत ही कुछ लोगों ने दिल्ली में भी फील किया है इसको, ठीक है। लेकिन मेनली तो हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न बेल्ट है इंडिया का, सिक्किम वगैरह में, वहाँ पे ये फील हुए। अभी यहाँ पर देखते हैं कि इतना रीजन प्रोन क्यों है, क्योंकि अगर हम देखें 1980 में 6.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। ये नेपाल का आप मैप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। 1988 को 6.8 मैग्नीट्यूड का आया, 2011 में 6.9, 1934 में 8.0 और 7.8 मैग्नीट्यूड का 2015 में आया था, जो कि काफ़ी डिस्ट्रक्टिव था। यूजुअली 7 मैग्नीट्यूड से ऊपर के जो भूकंप होते हैं वो डिस्ट्रक्टिव ही कंसिडर किया जाता है। और बाकी तो वो भी डिपेंड करता है कि कोई कंट्री कितनी प्रिपेयर्ड है, कितनी प्रिपेयर्ड नहीं है। जैसे कि जापान, वो भी एक अर्थक्वेक प्रोन कंट्री है, लेकिन हमें उसमें उतनी कैजुअलिटीज़ देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा प्रिपेयर्ड है। खैर, अब ये ऐसा क्यों है कि यहाँ पर नेपाल में हमें इतने सारे अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर देखने को मिला? तो इसका रीज़न है यहाँ पे प्लेट बाउंड्री। जी हाँ, एक्चुअल में जो भी कंट्रीज़ प्लेट बाउंड्री में लोकेटेड हैं, वहाँ पर हमें ज़्यादा ये देखने को मिलते हैं, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वोल्केनिक एक्टिविटी हो। जैसे कि आप ये देखिए, ये हमारी इंडोनेशिया, पूरी इंडोनेशिया की जो बेल्ट है वो यहाँ पे लोकेटेड है प्लेट बाउंड्री में। अब ये प्लेट होती क्या है उसके मैं डेप्थ पे तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप ये ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, वो डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड होती है इस तरह से। तो जो आउटर लेयर होती है उसको क्रस्ट बोलते हैं, बीच वाली को मैंटल बोलते हैं और अंदर वाली को कोर बोलते हैं। तो ऊपर की क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ जो सॉलिड मैंटल है, इसको अगर हम मिला लें तो इसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, और इसी को ही हम प्लेट बोलते हैं। ये स्लाइड करती हैं, ये मैग्मा भरा होता है हमारा इसके अंदर, ठीक है, मैग्मा के ऊपर ये स्लाइड करती हैं प्लेट। तो प्लेट क्या है, ऐसे जब स्लाइड करती हैं, ठीक है, तो जब कोई इस तरह की प्लेट मान लेते हैं, इस तरह की प्लेट बाउंड्री है, मैं आपको एक रफ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, और ये आपस में अभी लॉक्ड हैं, ये किधर जाना चाह रही है, किधर जाना चाह रही है। तो इसमें क्या होगा कि अलोंग अ फॉल्ट लाइन, इसको बोलते हैं फॉल्ट लाइन, अलोंग अ फॉल्ट लाइन, ये जो स्ट्रेस है वो रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, जिनको कि हम सीस्मिक वेव्स बोलते हैं। सीस्मिक वेव्स मतलब जो भूकंप की तरंगें होती हैं, और वही भूकंप की तरंगें आके फिर हमें झटका देती हैं। तो इंडोनेशिया देखिए पूरा ही लोकेटेड है। तो इंडोनेशिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन कंट्रीज़ हैं, ठीक है।
यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तो नेपाल 11वें नंबर पे आता है अर्थक्वेक प्रोन कंट्री के मामले में। और ये जो पूरा बेल्ट है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, ना सिर्फ अर्थक्वेक के लिए बल्कि वोल्केनिक एक्टिविटी के लिए, तो इसी के लिए इसको, ये जो आप पैसिफिक ओशन है, ठीक है, पैसिफिक ओशन है, तो इसको हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। ये है ना, आप जो देख पा रहे हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं इसको, बिकॉज ये जो रीजन्स हैं ये बहुत प्रोन हैं वोल्केनिक एक्टिविटी के लिए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर जापान देख पाएंगे, इंडोनेशिया, यहाँ पर आपको यूजुअली आप सुनते रहते होंगे वोल्केनिक एक्टिविटीज़ को चलते ये न्यूज़ में रहते हैं। अब पूरी जितनी हमारी प्लेट्स होती हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो मेजर प्लेट कहलाती हैं, ठीक है, एक होती है हमारी मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स और दूसरी होती है माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स। तो जो मेजर है हमारी टोटल 7 है नंबर में, और वो जैसे यूरेशियन है, नॉर्थ अमेरिकन है, पैसिफिक है, अफ्रीकन है, यूरेशियन है और इंडो ऑस्ट्रेलियन है, तो ये हमारी मेजर प्लेट्स हैं। अब इंडिया का ये वाला जो पार्ट अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्लेट बाउंड्री है। कौन सी दो प्लेट्स हैं? तो ये है इंडो यूरेशियन प्लेट और सॉरी इंडियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और ये है यूरेशियन प्लेट। तो आपने वो ज़रूर, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो अपनी चीज़ ज़रूर आपको पता होगी किस तरह से हमारा इंडिया जो था वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ठीक है, और वो धीरे 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 ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट किया था और यूरेशियन प्लेट से टकराया था। बीच में यहाँ पर टेथीस सी था और यहीं पे आपको प्लेट बाउंड्री देखने को मिलती है। ये इसी वजह से ये जो पूरा जोन है ये हाई अर्थक्वेक रिस्क जोन में आता है। जैसे पूरा इंडिया का ये मैप है जिसको कि डिवाइड किया है कि कितना प्रोन है वो अर्थक्वेक के लिए। तो ये जो आप डार्क एकदम देख रहे हैं ये एकदम आता है जोन 5 में। जोन 5 का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है अर्थक्वेक के लिए। जोन 4 थोड़ा उससे कम, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा होता है। ये भी 3 थोड़ा कम और 2 जो है सबसे कम। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला बेल्ट है पूरा जोन 5 में आ रहा है। हिमालयन बेल्ट के काफ़ी सारे पार्ट जोन 5 में, लेकिन पूरा हिमालयन बेल्ट अगर हम ध्यान से देखें तो या तो जोन 4 में है या जोन 5 में, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोन है ये। तो ये भी आपका पूरा हिमालयन वाला बॉर्डर ही है। अब ये तो क्योंकि इंडिया का है तो यहाँ पर नेपाल और तिब्बत वगैरह को दिखाया नहीं, लेकिन ये इससे मतलब जोन 5 में ही आते हैं ये, अगर इनको देखें तो इसी वजह से आपको इस वाले रीजन में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। शायद ही कभी आप साउथ इंडिया में सुनते हो कि आया है। आप भूकंप ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है गुजरात का, जो भुज, आपने सुना होगा भुज अर्थक्वेक आया था, कब आया था जरा कमेंट बताएंगे सभी लोग। तो ये भी काफ़ी डिस्ट्रक्टिव था बिकॉज गुजरात का ये वाला जो पार्ट है ये भी जोन 5 के अंदर ही आता है, ठीक। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, एंड दैट इज़ ऑल नेचुरल अर्थक्वेक अकर इन लिथोस्फीयर। जितने भी हमारे नेचुरल अर्थक्वेक होते हैं वो लिथोस्फीयर में आते हैं। अब लिथोस्फीयर क्या है वो आप सभी को पता होगा। तो ये जैसे हमारी प्लेट बाउंड्री है, ठीक है, मतलब एक तरह से हमारी अर्थ का एक हमने पीस ले लिया। तो ये क्रस्ट हो गया अपर वाला, ठीक है, बीच वाला मैंटल, और ये कोर। जब हम पूरा क्रस्ट ले लेते हैं और अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मैंटल ले लेते हैं तो इसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। और ये लिथोस्फीयर जो प्लेट होती हैं वो स्लाइड करती हैं इस मैग्मा के ऊपर, ठीक है। तो सारे नेचुरल अर्थक्वेक आपके लिथोस्फीयर में ही आते हैं। और हमारी जो क्रस्ट होती है ना, जो भूपर्पट्टी होती है, टॉप लेयर होती है, वो एक तो कॉन्टिनेंटल होती है और दूसरी ओशनिक होती है, यानी कि जो समुद्र के नीचे क्रस्ट होती है हमारी टॉप लेयर उसको ओशनिक क्रस्ट बोलते हैं, और बाकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपको पता होगा। तो 98% हमारे अर्थक्वेक ओशनिक क्रस्ट में आते हैं, 2% कॉन्टिनेंटल में। अब कमेंट में आप ये बताएंगे कि अगर जब, चलो मैं बता ही देता हूँ नहीं तो आप सोचोगे सब सर हम ही से पूछे ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ओशन है। अब ओशन के अंडर में अगर यहाँ पर भूकंप आएगा तो क्या होगा, ये वेव्स के फॉर्म में रिलीज होगा और वो वेव्स वाटर के फॉर्म में ट्रैवल करेगा, और जैसे ही शोर लाइन पे पहुंचेगा तो शोर लाइन को हिट करेगा और यहाँ पे डिस्ट्रक्शन करेगा। और इनको हम क्या बोलते हैं, इन वेव्स को हम बोलते हैं सुनामी, जो कि जापानीज टर्म है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स, ठीक है। ये जापानीज टर्म है, ये हार्बर वेव्स मतलब है क्योंकि जापान में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो सुनामी तभी आती है जब भूकंप का जो फोकस है, हाइपोसेंटर है, वो समुद्र तल के नीचे है, यानी कि ओशनिक क्रस्ट में भूकंप आया है। स्टडी ऑफ अर्थ को नहीं, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को बोलेंगे, ठीक है। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को हम बोलते हैं सीस्मोलॉजी, और ये इसकी जो वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो सीस्मोग्राफ है। और इन ग्राफ में जब हम वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं तो वो पूरा जो ग्राफ बनता है उसको सीस्मोग्राम बोला जाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक रिक्टर स्केल से मेजर करते हैं, जिसकी मिनिमम लिमिट तो 0 होती है लेकिन अपर लिमिट कुछ नहीं होती। काफ़ी लोगों को लगता है 10 है। अब भैया ऐसा तो है नहीं कि 10 से ऊपर का भूकंप आ नहीं सकता है, ठीक है। अभी तक आया नहीं है, अभी तक सबसे जो हाईएस्ट मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया वो 9.5 का है, लेकिन इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। अपर लिमिट है तो मर्कैली स्केल की है, जो कि आपका इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करती है, जिसकी मिनिमम लिमिट 1 और मैक्सिमम 12 होती है, ठीक है। हमारी अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। वेव्स को, जो हमारी अर्थक्वेक वेव्स होती हैं इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं बॉडी वेव और एक को बोलते हैं सरफेस वेव, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपके लिए, चलो मैं नहीं होगा तो अभी चलो पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। अमंग द 3 वेव्स
विच वेव इज़ मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव एंड विच वेव रीचेज द सरफेस फर्स्ट। ठीक है, तो अभी आपके लिए क्वेश्चन नहीं है तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा ज़्यादा, बस थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एंड दैट इज़, एक सेकेंड रुकिए, ठीक है, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जहाँ पर हमारा भूकंप आता है तो ये हाइपोसेंटर है, ये हमारा एपीसेंटर हो गया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। जो जितना दूर होगा एपीसेंटर से, डिस्ट्रक्शन उतना कम होगा। तो वेव्स जो होती हैं वो हमारी दो तरह की होती हैं मेनली, एक तो बॉडी वेव और दूसरी सरफेस वेव। बॉडी वेव दो तरह की होती हैं, पी वेव और एस वेव, और ये हमारी सरफेस वेव है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पूछा गया वो तो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन इसके अलावा जो जो फैक्ट है, जैसे जो प्राइमरी वेव है, ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ट्रैवल कर सकती हैं, और इसके स्पीड का रेशियो ये है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, गैस में सबसे कम। जो एस वेव होती हैं ये ओनली, यानी कि सिर्फ सॉलिड में ही ट्रैवल कर सकती हैं एस वेव्स। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। और क्योंकि सिर्फ सॉलिड में ही ट्रैवल कर सकती हैं, तो इसलिए इनका जो शैडो जोन होता है, जो छाया क्षेत्र हम बोलते हैं, वो कितना होता है, ये तकरीबन 40% होता है हमारी अर्थ सरफेस का। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। ऑलराइट, थैंक यू।